उत्तरकाशी की धराली आपदा पर धामी सरकार पूरी तरह से एक्टिव है और लगातार राहत कार्यों में खुद सीएम धामी उन्हें देख रहे हैं और धराली आपदा को लेकर सीएम धामी ने मुआवजे का भी ऐलान किया है। धामी सरकार ने तत्कालीन सहायता राशि की घोषणा की है। पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों को 5 लाख की तत्काल सहायता राशि का ऐलान किया है। इसके साथ ही मृतकों के परिवार वालों को भी 5 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं प्रभावितों के पुनर्वास के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है। सचिव राजस्व की अध्यक्षता में टीम बनाई गई है जो कि 1 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी है और हर मुमकिन मदद की जा रही है। सीएम धामी ने कहा अगले 6 महीने का राशन भी प्रभावितों को सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा पौड़ी के सैंजी और बांकुड़ा गांव में भी आपदा आई है। यहां पर भी प्रभावित लोगों को मुआवजा और राशन दिया जाएगा। क्षतिग्रस्त घरों के लिए भी 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही सीएम ने कहा जहां भी आपदा आई है सरकार उनके साथ खड़ी है और उन्हें भी पूरी मदद दी जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा विपक्ष के लोगों को भी आगे जाकर आपदा प्रभावितों की मदद करनी चाहिए। ये समय राजनीति करने का नहीं है बल्कि आगे आकर आपदा प्रभावित लोगों के आंसू पोंछने का है। सभी को चूंकि संपूर्ण प्रकार की जो सहायता होती है वो सहायता उपलब्ध कराएंगे, ये हमारा संकल्प है। और हम लोगों का वो गांव फिर से आए और उनकी आपदा बहुत बड़ी आपदा है और सभी कुछ चला गया, तबाह हो गया कि जो हमारे प्रतिपक्ष के भी लोग हैं वो भी इस आपदा के समय में सब आपदा पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए। हम सब लोग मिलकर इस आपदा से इस चुनौती का सामना करेंगे, इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये समय राजनीति करने का नहीं है, राजनीति बहुत और समय पर हो सकती है। इस समय नकारात्मकता छोड़ के सकारात्मक रूप से उन लोगों के आंसू पोंछने के लिए सबको आगे आना चाहिए। और ये जो सड़क है वो अनेक स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुई है, लैंडस्लाइड बहुत सारे स्थानों पर आया है और लाची गाड़ के पास बेली ब्रिज को इंस्टॉल किया जा रहा है। आज शाम तक बेली ब्रिज इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद जो छोटे छोटे मार्गों पर जो भूस्खलन आया है, मार्गों पर छोटा छोटा जो भूस्खलन है उसको ठीक करते हुए हमारी मशीनें मंगलवार तक हरसिल तक रोड मार्ग पूरी तरह से बन जाएगा और वहां बनने के बाद फिर तेजी से काम होगा, क्योंकि लगभग 200-250 मीटर जो हरसिल और धराली के बीच का मार्ग है वो पूरी तरह से अभी जलमग्न है। वहां पर तालाब जैसा बन गया है और फिर मशीनें पहुंचेंगी तो उस तालाब को भी चैनलाइजेशन किया जाएगा, जिससे कि वो तालाब से पानी निकले और पानी अपने नॉर्मल तरीके से आगे बहाव की ओर जाएगा। तो वो स्थान खाली हो जाएगा जहां पर हमारा हेलीपैड था, वो भी पूरा 8-10 फीट उसमें भी पानी भरा हुआ है और फिर हमारा धराली तक ये संपर्क मार्ग बन जाएगा। उत्तरकाशी के धराली में सब कुछ तबाह हो चुका है। अब जमीन के नीचे जो दफन हो चुके हैं उनकी तलाश जारी है। मलबे के नीचे क्या क्या हो सकता है, कितने लोग दबे हो सकते हैं, कितने शव हो सकते हैं, इसकी तलाश अब मशीनों के जरिए की जा रही है। इन मशीनों के जरिए मलबे के नीचे 50 फीट तक तलाश की जा सकती है। धराली के इस सैकड़ों टन मलबे में अब तलाश हो रही है उस जिंदगी की जो कहीं ना कहीं किसी भी क्षण पे हो सकता है कहीं मौजूद हो। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एनडीआरएफ की ये पूरी टीम है जो मशीनों के जरिए ये देख रही कि इस मलबे में क्या कोई जिंदगी या कोई मौत या कोई बॉडी है। आप देख सकते हैं एनडीआरएफ टीम ने ये पूरी अपनी मशीनें यहाँ पे लगाना शुरू कर दिया। लाइफ डिटेक्टिव मशीनें हैं ये बताया जा रहा है करीब 5 मीटर इस मलबे के नीचे तक ये दिखा सकती है इस मलबे में क्या कुछ मलबे के अंदर कोई जान, कोई व्यक्ति की बॉडी है या कोई व्यक्ति यहाँ पे फंसा तो नहीं है। तो ये पूरी मशीनें अब इन घरों के ऊपर लगा रहे हैं। यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम घरों के ऊपर यहाँ पहुँच गई है। इन घरों के ऊपर क्योंकि घर पूरे मलबे में दबे हैं और कहीं कोई जिंदगी इन घरों के अंदर तो सुरक्षित नहीं है, जिसके लिए अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हर जगह एनडीआरएफ की ये टीम है, ये यहाँ पे मशीनें लगा रही है और ये देखना चाह रही है कि क्या पता इन घरों के अंदर कोई जिंदगी तो नहीं है, क्योंकि ये पूरा जो इलाका है यहाँ पे गांव कभी हुआ करता था। लेकिन आज जब ये खीरगंगा से पूरी आपदा आई और उस आपदे के चपेट में ये पूरा गांव आया है, सैकड़ों टन मलबे के नीचे अभी भी गांव दबा है, कई घर दबे हैं।
उन घरों के अंदर अब एनडीआरएफ की ये मशीनें डिटेक्ट करेगी कि क्या कोई उन घरों में जीवित तो नहीं है। दराली की आपदा में सब कुछ जमींदोज हो गया। अब ऐसे हालात में डॉग स्क्वाड से भी काम लिया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम डॉग स्क्वाड की मदद से सर्च ऑपरेशन कर रही है और ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई जिंदा तो नहीं है। साथ ही डेड बॉडी को भी तलाशने के लिए सर्च ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। हजारों टन मलबे के नीचे कई लोग मिसिंग हैं और इनको ढूंढने के लिए अब एसडीआरएफ की यहाँ पे डॉग स्क्वाड की टीम भी यहाँ पहुँची है और वो लगातार सर्च कर रही है इस पूरे क्षेत्र में कि कहाँ पे कुछ जो मिसिंग हैं कोई कहीं किसी से कोई पता चल पाए। एक टीम आप देख सकते हैं सामने नदी किनारे से निकल रहे हैं और वो भी वहाँ पे लगातार सर्च कर रही है, यानी कि अब एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर सर्च करने लगी है। हमारे साथ एसडीआरएफ के ही कुछ अधिकारी हैं। सर क्या नाम है? मुकेश रावत। सर मुकेश जी, क्या कुछ आप लोग यहाँ पे करें क्योंकि डॉग्स की टीम आ चुकी है, एक टीम आपकी आगे बढ़ गई है। सर हमारी यहाँ पे मैक्सिमम एसडीआरएफ की काफ़ी जगह से टीमें आई हैं। डॉग स्क्वाड की टीम भी हमारी आई है, लगातार यहाँ पे सर्च कर रही है। जहाँ पर हमारे डॉग इंडिकेट कर रहे हैं वहाँ पे हम खोद रहे हैं, चेक कर रहे हैं। कुछ टीम हमारी उधर जो घर बह रखा है उसमें देख रहे हैं कि कटिंग करके चेक कर रहे हैं कि उसमें कोई फंसा ना हो। और कुछ लोग हमारे लंगर में लगे हुए हैं, जो असहाय लोग हैं, भूले भटके हुए लोग हैं, उन्हें खाना खिला रहे हैं और हम किट भी वितरण कर रहे हैं। तो सर कितना चैलेंजिंग है सर, क्योंकि मलबा काफ़ी करीब 40 से 50 फीट बताया जा रहा है नॉर्मल उससे, तो कितना चैलेंजिंग है सर ये? बहुत बड़ा चैलेंज है सर, क्योंकि 3-3 मंजिल तक मलबा भरा हुआ है और यहाँ पे मतलब कोई ऐसी जगह नहीं मिल पा रही है जहाँ से हम खुदाई शुरू करें और बॉडीज़ को ढूंढ सकें। तो काफ़ी चैलेंज है सर। बिल्कुल काफ़ी चैलेंज है। हमारे साथ डॉग स्क्वाड की भी टीम है, उनसे ही बात करें। सर किस तरीके से आप यहाँ पे सर्च कर रहे हैं? यहाँ पर जो हमें बताया गया है कि यहाँ पर पहले बिल्डिंग थी तो कोलैप्स हो गई, यहाँ मलबे दब गई है, तो हम डॉग से जो है यहाँ पर सर्च करवा रहे हैं। जहाँ पर भी अब डॉग इंडिकेट करेगा तो वहाँ पर हमारे जो टीम के बाकी मेंबर हैं वो रेस्क्यूअर हैं, वो वहाँ पर खुदाई कर रहे हैं जगह जगह। और काफ़ी चैलेंजिंग है कि काफ़ी टन मलबा जो है 20-30 फीट जो है, इससे भी ज़्यादा मलबा यहाँ दबा हुआ है। सर अभी तक कुछ डॉग्स ने कुछ हरकत की? हाँ, 1-2 जगह डॉग ने बार किया था तो वहाँ हमने सर्च खुदाई करी थी, फिर वहाँ बड़े बड़े बोल्डर आ गए थे तो वहाँ पर हम रोक दिया और आगे भी हम कर रहे हैं इस चीज़ को। बिल्कुल, यहाँ पे भले ही डॉग्स यहाँ पे अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चुनौती इसलिए भी में है क्योंकि बोल्डर बड़े हैं। अगर उन बोल्डरों के नीचे कोई अगर बॉडी अगर दबी भी हो तो उनको निकालना भी बहुत बड़ी चुनौती है। कैमरा सहयोगी जगदीश उप्रेती के साथ में सत्येंद्र बटवाल, न्यूज़ 18 धराली। उत्तरकाशी में धराली आपदा के बाद गंगोत्री नेशनल हाईवे करीब 50 फीट नीचे दफन हो चुका है। अब इस इलाके में सबसे बड़ी और पहली जरूरत रोड की है, लिहाजा गंगोत्री हाईवे बनाने के लिए अब यहां पर इसी मलबे के ऊपर रोड बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आपदा का आप पूरा मंजर ये देख सकते हैं। पूरा जो धराली गांव था वो पूरा का पूरा तबाह हो गया है। यहाँ पे गंगोत्री नेशनल हाईवे हुआ करता था, वो नेशनल हाईवे पूरा इलाका, पूरे होटल्स वगैरह ये पूरा तबाह हो गया। लेकिन अब यहाँ पे प्रशासन एक बार फिर जोरों से काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कि सामने पूरा जो मलबा है, मलबे के ऊपर सड़क बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है कि किसी भी प्रकार किसी भी तरह से जल्द जो ये गंगोत्री नेशनल हाईवे है इसको यहाँ पे बहाल किया जाए, जिसके लिए क्योंकि मलबा का करीब 50 फीट ऊपर बताया जा रहा है। जो पुरानी रोड हुआ करती थी उस रोड के से करीब 40 से 50 फीट ये मलबा ऊपर है। अब इस मलबे को काट कर ही रोड बनाई जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जेसीबी, पोकलैंड सब मशीनें यहाँ लगी हैं और वो किसी भी तरीके से आगे बढ़कर यहाँ पे सड़क तैयार कर रही है। यानी कि अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि जिसके जल्द से जल्द एक बार फिर सड़क को रिस्टोर किया जाए और जल्द से जल्द जो सड़क का काम है वो यहाँ पे पूर्ण किया जाए, जिससे कि ये एक बार फिर ये हाईवे सुचारू रूप से चलने लगे। क्योंकि पीछे भी जब हम कल आपको हम न्यूज़ 18 की टीम ने आपको दिखाया था, पीछे जब हम गंगनाली से ऊपर आए तो कई जगह टूटा था, लेकिन वहाँ भी अब जैसे ही वो पुल तैयार हो जाएगा वैली ब्रिज गंगनाली का, उसके बाद आगे का भी काम शुरू हो जाएगा। कैमरा सहयोगी जगदीश उप्रेती के साथ में सत्येंद्र बटवाल, न्यूज़ 18 धराली।
धराली में ऐतिहासिक मंदिर कल्प केदार भी आपदा में समा गया। लोगों की इस मंदिर पर अपार आस्था थी और यहाँ तक कि इस मंदिर को केदारनाथ से भी पुराना माना जाता है। लिहाजा लोगों का ये मानना है कि कल्प केदार मंदिर को फिर से यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पे कल्प केदार, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से भी यहाँ पे एक बड़ा विकसित ये पूरा इलाका हुआ करता था। कल्प केदार यहाँ पे थे और अब यहाँ के जो लोग, इनका ये भी मानना है कि अभी भी कल्प केदार यहाँ पे स्थित हैं। प्रशासन से यही मांग है कि किसी भी प्रकार से यहाँ पे ये थोड़ा मलबा साफ किया जाए, जबकि मलबा आपको बता दूं करीब करीब 25 से 30 फीट का ये मलबा है। इसको हटाने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी मशीनें यहाँ आएंगी, लेकिन फिर भी ये जो यहाँ के लोग हैं उनके एक आस्था का ये पूरा एक भावनाओं से जुड़ा हुआ है कि ये जल्द से जल्द अपने आराध्य के दर्शन दोबारा कर पाएँ। कैमरा सहयोगी जगदीश सुप्रेती के साथ सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 धराली। उत्तरकाशी के धराली में आई भीषण आपदा के बाद राहत और बचाव का कार्य चल रहा है युद्ध स्तर पर। हर्षिल और धराली से लोगों को रेस्क्यू करके मातली हेलीपैड लाया जा रहा है और आज करीब 200 से ज़्यादा लोगों को मातली लाया गया, जबकि अब तक 1000 से ज़्यादा लोगों को हर्षिल और मातली निकाला जा चुका है। आज रेस्क्यू ऑपरेशन का 5वां दिन है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल की अपडेट अधिकारियों से ले रहे हैं। आपदा आई, उसके बाद आप लोगों ने तुरंत एक्शन भी लिया सर, अब क्या स्थितियां देखने को मिल रही है? हाँ, आपदा एक 5 अगस्त का दिन टफ तो रहा है, जिस तरह से हमने देखा है। और मौके पे हम 6 तारीख को पहुँचे, जब घैली से हम लोग आ पाए थे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। तो जो स्थिति थी वो थोड़ा कठिन तो थी, लेकिन ये आप लोगों का पहाड़ के जो लोग हैं उनका जज्बा है कि वो ऐसी जगह पे वापस से फिर उसको पहाड़ों में उसको वापस से रोशन करते हैं। तो इसमें जो मदद हम लोग कर पाए हैं, एक तो राहत सामग्री का हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर पाए हैं आप लोगों को। मैंने जो कंट्रोल रूम के थ्रू हम लोगों ने डिमांड्स, जैसे जितने घर हैं लोग इकट्ठा भी हमें 8 तारीख को हमें मिल पाए लोग, क्योंकि काफ़ी लोग गंगोत्री चले गए थे उस दिन, तो वो कल हमें मिल पाए। तो हमने एक एग्जैक्ट डेटा हमारा कैलकुलेट हो गया। देहरादून में धराली आपदा को लेकर चीफ सेक्रेटरी आनंद बर्धन ने मीटिंग ली। प्रमुख सचिव, गृह सचिव, एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर बैठक में मौजूद रहे। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि अभी तक 1000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और बाकी के लोगों का भी जल्द ही रेस्क्यू कर लिया जाएगा। लगभग 900 से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है, जिसमें कि हमारे स्थानीय निवासी भी हैं और जो बाहर से आए हमारे पर्यटक या तीर्थयात्री थे वो सारे थे। तो अभी भी कुछ बचे हुए हैं, लगभग 150-200 के आसपास, वो भी हम इवैक्यूएट कर लेंगे। हर्षिल से लोगों को रेस्क्यू करके मातली हेलीपैड लाया जा रहा है। वहीं हर्षिल से गर्भवती महिला को हेली से रेस्क्यू कर मातली पहुंचाया गया, जिसके बाद महिला को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हेली के जरिए हर्षिल से तेजी के साथ लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। धराली में एक रिजॉर्ट में उत्तरकाशी के भी 3 लड़के काम करते थे और इन तीनों ने बताया कि सैलाब के वक्त पेड़ पर चढ़कर इन्होंने अपनी जान बचाई है। उन्होंने बताया कि 2 बार धराली में सैलाब आया और इस दौरान जान बचाने के लिए सिर्फ 1 मिनट मिला। इन तीनों ने बताया कि वो बिना चप्पल के ही मातली तक पैदल पहुंचे। मातली पहुंचने के बाद तीनों के चेहरे पर राहत दिखाई दी। 1 बजे के करीबन बारिश हो रही थी, अचानक वो बाढ़ आ गई। इसमें से कम से कम 200-250 आदमी, तो लगभग हमारे साथ के जो 4 आदमी थे लगभग सही सलामत आ गए उत्तरकाशी पहुँच के। बाकी अभी तक तो खोज हो रही है। आपने कैसे बचाई जाए? हम तो ऐसे बचे सर, 1 बजे बारिश हो रही थी, हम हमारे लिए मुकवा वालों ने सीटी मारी। जैसे हमने सीटी की आवाज़ सुनी, उसके बाद वहाँ से फिर ऐसे आया वो फिर धुआं, मतलब हमारे पेड़ में पत्थर आया। हम फिर पेड़ में चले, फिर सेब के पेड़ में। अभी ये आवाज़ आई कि आवाज़ आई, हवा करके फिर वहाँ से निकले। फिर उसके बाद जो सब बाहर के लिए भाग रहे तो हमारे वहाँ के अंदर। उसके बाद थोड़ी देर पेड़ में रहा, पानी थोड़ा कम हुआ और उसके बाद फिर वहाँ से मुकवा के पुल के लिए। धराली आपदा पर समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने विवादित बयान दिया और इसे कुदरत का इंसाफ कहा है। हसन ने कहा कि जब दुनिया को चलाने वाले का इंसाफ होता है तो कोई नहीं बचता।
ये उनकी तरफ से कहा गया। देखिए, न जाने कितने सैकड़ों लोग मलबे में दबे हुए हैं और बड़ा अफसोस है और बड़ी हृदय विदारक घटना हुई है कि गांव का गांव साफ हो गया और ऐसी बारिश भी वहां पर नहीं हो रही थी। ये आपदाएं क्यों आ रही हैं आखिर? कभी हमें इस बात पे विचार करना चाहिए। हमने जंगलों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी करी, जंगलों को कटान और तमाम चीज़ें हो रही हैं। और दूसरी उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मजहब का कोई सम्मान नहीं हो रहा। और मैं तो कहता हूँ कि किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर, चाहे वो दरगाह हो, मस्जिद हो या मंदिर हो, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। भले से आप खाली करा लें। इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है और जब उसका इंसाफ होता है तो फिर वो आदमी कहीं से भी अपने को नहीं बचा पाता। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने एसटी हसन के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी और हसन के बयान को बेतुका बताया है। जिस तरह से एक पार्टी के नेता के द्वारा ये विवादित इस तरह के बयान दिए गए हैं तो निश्चित रूप से ये उनकी तुष्टीकरण की राजनीति को दिखाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे कोई भी कार्य हो, आपदा में विशेष रूप से इस तरह के बातें करना मुझे लगता है। देश की संवेदनाएं इस समय धराली के आपदा पीड़ितों के साथ हैं और ऐसे में अगर आप आपदा पीड़ितों के जख्मों पर मरहम नहीं लगा सकते तो उस पर नमक छिड़कने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। सपा के नेता ने जिस तरीके से आपदा पीड़ितों के जख्मों पर धार्मिक एंगल देते हुए नमक छिड़कने का काम किया है, निश्चित तौर पर वो निंदनीय है। पंचायत चुनाव को लेकर देहरादून से बड़ी खबर है। बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। 4 जिलों में बीजेपी ने प्रत्याशी तय किए हैं। इससे पहले कल 8 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया था। बीजेपी ने रुद्रप्रयाग में पूनम कठैत को उम्मीदवार बनाया है, जबकि टिहरी में सोना सजवाण को टिकट दिया गया। चंपावत में आनंद सिंह अधिकारी को अध्यक्ष पद के लिए टिकट दिया गया। वहीं उधम सिंह नगर में अजय मौर्य को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। नामांकन के लिए सिर्फ 11 तारीख का दिन तय है, तो कांग्रेस आखिरी वक्त में उम्मीदवारों की घोषणा की बात कर रही है, जबकि सब जगह पर उम्मीदवार लड़ाने का मूड भी पार्टी में नहीं है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 14 अगस्त को ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के लिए वोटिंग होगी, पर कांग्रेस ने अब तक एक भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। 11 अगस्त का दिन नॉमिनेशन के लिए तय है, पर कांग्रेस आखिरी वक्त में उम्मीदवार घोषित करने का प्लान कर रही है। 12 जिलों में जिला पंचायत का तो 89 ब्लॉक में प्रमुख का चुनाव होना है, लेकिन कांग्रेस सभी सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने के मूड में नहीं दिख रही। मैं समझता हूं अध्यक्ष जी जो इस समय आपदा प्रभावित क्षेत्र में उत्तरकाशी में लोगों के बीच में है, जिस दिन से आपदा आई तब से लेके अब तक वो वहीं मौजूद हैं। उनके आते ही नामांकन वाले दिन तक हम लोग अपने सारे जितने जिला पंचायत अध्यक्ष हमने उतारने हैं, क्षेत्र पंचायत प्रमुख हमने मैदान में उतारने हैं, उनके नामों की सूची हम लोग जारी। बीजेपी और कांग्रेस का दमखम जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में तय होगा कि 12 जिलों में कौन कहां बाजी मारता है, लेकिन कांग्रेस सभी 12 जिलों में उम्मीदवार उतारने के मूड में नहीं है, बल्कि कांग्रेस का फोकस सिर्फ 6 जिलों पर है, जहां हालात और समीकरण पार्टी के पक्ष में लगते हैं। इनमें अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और देहरादून शामिल हैं। सूत्रों का दावा है कि उधम सिंह नगर से बीजेपी की निवर्तमान अध्यक्ष रेणु गंगवार कांग्रेस के संपर्क में हैं। नैनीताल में 2 मेंबर होने के बावजूद कांग्रेस पुराने कांग्रेसियों को साथ लेकर पुष्पा नेगी पर दांव खेल सकती है। अल्मोड़ा, पौड़ी, रुद्रप्रयाग में कांग्रेस ज्यादा मेंबर होने से जीत का दावा कर रही है, तो सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा की लड़ाई देहरादून सीट पर है। 30 मेंबर वाले देहरादून में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। बीजेपी ने फिर से विधायक मुन्ना सिंह चौहान की पत्नी मधु चौहान को उम्मीदवार बनाया है, तो बेटे की जगह कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह किस महिला का नाम फाइनल करेंगे, नजर इस पर है। उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि जनपद देहरादून में जो है जनपद के लोगों ने कांग्रेस में विश्वास व्यक्त किया है, कांग्रेस के लोगों को जिताने का काम किया है। स्वाभाविक बात है, हम जीते हैं और
जीतने के बाद हमारा क्लेम तो बैठता ही है, कांग्रेस इस चुनाव को लड़ेगी और जीतेगी। मधु चौहान जी एक समय 1 वोट के अंतर से जीती थी जब पहली बार अध्यक्ष बनी थी। दोबारा तो खैर एक तरफा जैसा था, भले ही चुनाव उसमें भी हुआ था, तो क्लोज कंटेस्ट होना स्वाभाविक है और लेकिन सामान्य है। असाधारण इस चुनाव में कुछ भी नहीं है। पंचायत चुनाव में अच्छी परफॉर्मेंस का दावा कांग्रेस रिजल्ट के दिन से कर रही है, लेकिन दावे में असल दम इस बात से दिखेगा कि कितने जिलों में कांग्रेस जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में कामयाब हो पाती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड में गुरुवार को होने जा रहे 12 जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर चुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव बन गए हैं। कुछ जिलों में बीजेपी के लिए हालात अनुकूल नहीं हैं, लेकिन पार्टी किसी भी कीमत में अध्यक्ष पद खोना नहीं चाहती। लिहाजा जहां जरूरी है वहां पर हर दांव खेला जा रहा है। प्रदेश में टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग ऐसे जिले हैं जहां बीजेपी की राह आसान नहीं है। इन जिलों में बीजेपी अपने बलबूते जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बना सकती, इसलिए निर्दलीय मेंबर पार्टी को भा रहे हैं, जो बड़ी तादाद में जीत कर आए हैं। कमोबेश यही स्थिति उत्तरकाशी की भी थी, जहां बीजेपी ने एक ही सांस में 9 निर्दलीयों को पार्टी में शामिल करवाकर अपना दावा मजबूत किया है। कमजोर जिलों में निर्दलीय सदस्यों की घेरेबंदी के लिए सीनियर नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं दूसरी ओर चंपावत और उधम सिंह नगर में पार्टी अपने बलबूते अध्यक्ष बनाने की बात कर रही है, लेकिन यहाँ एक अनार 100 बीमार वाला हाल है। लिहाजा पार्टी बैकएंड पर यह भी देख रही है कि कहीं कोई नाराज नेता गड़बड़ न कर दे। शहर की सरकार बन रही थी तब भी बहुत सारे प्रश्न थे। शहर की सरकार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनी, अब आज गांव की सरकार बन रही है, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन वहाँ पर भी स्थानीय लोगों को, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को ऐसा लगता है कि हमको विकास के रास्ते जाना चाहिए, विकास के वास्ते जाना चाहिए। तो विकास के रास्ते जाना है और विकास के वास्ते जाना है, तो इसके लिए पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व की सरकार ही एक ऐसी भरोसेमंद सरकार है। ऐसे विश्वास और 4 जिलों में बाकायदा सलाह मशवरा करके जो हमारी जिले की टीम है, जो भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम कार्यकर्ता है, उनसे राय शुमारी लेकर के हम बातचीत करके इन जिलों में घोषित करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था में जिला पंचायत अध्यक्ष का पद बेहद ताकतवर माना जाता है। इस पद का राजनीतिक रसूख है। तुलनात्मक तौर पर देखें तो हर जिले से कई विधायक इलेक्ट होकर विधानसभा पहुंचते हैं, वहीं जिले में पंचायत का अध्यक्ष केवल एक होता है। शायद यही वजह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी जिला पंचायतों में अपने अध्यक्ष चुनवाकर मजबूत मैसेज देना चाहती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। चंपावत के देवीधुरा में ऐतिहासिक बग्वाल मेले का आयोजन हुआ। इस मेले को एक दौर में पत्थर मेला भी कहा जाता था। ये मेला राखी के त्योहार के दिन हर साल आयोजित होता है। मेले में 4 खामों के बीच बग्वाल खेली गई और बग्वाल दोपहर 1:58 पर शुरू हुई और 2:05 पर खत्म हुई। हजारों के जनसैलाब के बीच आस्था का ये हुजूम हर किसी को रोमांचित करने के लिए काफ़ी रहा। बग्वाल जहां पाषाण युद्ध को दर्शाता है, वहीं आस्था, रोमांच और संस्कृति और युद्ध कला को एक सूत्र में पिरोता है।